दोस्तों, हमने भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किए हैं। अगर हम नदियों के ऊपर बाँध नहीं बनाते या उनमें कचरा नहीं डालते या फिर हम नदियों का रास्ता नहीं बदलते, तो नदियाँ एक ही रास्ते पे चलते-चलते बोर हो जाती। तो हमको उनमें रोमांच भरना ज़रूरी था। तो रोमांच भरने के चलते हमने अपनी फैक्ट्रियों का जो गंदा पदार्थ होता है, उनको भी नदियों में बहाया। हमने धुआँ जो होता है, वो भी नदियों से छोड़ा। हमने काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं, जो प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है। और जो प्रदूषण के स्तर को जब बढ़ाया गया, तब हमारे सामने काफ़ी सारी बीमारियाँ निकल के आई। तो हमारा ये एक भविष्य का जो लक्ष्य था ना, कि ज़िंदगी को बीमारियों के साथ किस तरह लड़ाया जा सकता है, तो वो जो हम उसमें कामयाब रहे हैं और ये प्रोसेस निरंतर चल रही है। पहले जो 100 साल तक लोग आराम से जी लेते थे, छोटी-मोटी बीमारियाँ होती थी, लेकिन वो सहन कर लेते थे। अब तो 50-50 साल की उम्र में तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जो हमारे सामने चैलेंज थे ना, हमने उनको एक्सेप्ट किया और उनके साथ लड़ने का हमने स्वीकार किया और आज जो हम जी रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलों में हम जी रहे हैं, क्योंकि ये हम चाहते थे ऐसी ज़िंदगी की। हमें हमारे सामने ऐसी ज़िंदगी आए जिसमें चैलेंज आए। ऐसी ज़िंदगी आई हमारे सामने और हम जी रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि हम इन सारे चैलेंज के साथ जी रहे हैं और आगे तो और ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है, तो हमको तो और ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगना चाहिए कि हाँ, इन मुश्किलों से हम लड़ रहे हैं। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि पेड़ लगाना, कोई ज़रूरी नहीं है। नदियों का रास्ता मोड़ना, लाखों प्रजातियों को हम बाँध बना के मार चुके हैं। ये भी हमारी प्रोसेस है कि जब इंसान की तादाद ही इतनी बढ़ रही है, तो फिर दूसरी प्रजातियों की ज़रूरत ही क्या है हमें, ठीक है? क्योंकि ठीक है, चलो, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियों के वर्गीकरण को लेकर। तो जो हमने बात की वो भी इसी की बात है कि क्योंकि हमको जब नदियाँ पढ़ेंगे, जब राजस्थान की नदियों की हम बात करेंगे या प्रोसेस की बात करेंगे, तो उसमें हम सिंचाई की परियोजनाएँ भी देखेंगे, बाँध भी देखेंगे और वहाँ पे होने वाली कृषि भी देखेंगे कि उस बाँध के द्वारा कितने खेतों को जोड़ा जाता है, उन सब की बात करनी है। तो आज हम देखेंगे कि राजस्थान में जो नदियों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब कि नदियों का पानी कहाँ-कहाँ पहुँच सकता है। सिंपल सी देखिए डेफिनेशन में हम इसको देखें, तो क्या देखेंगे कि जो नदियों का पानी है ना, वो कहाँ-कहाँ पहुँच पाता है, यही होता है वर्गीकरण। एक सिंपल सी लाइन है कि नदियों का पानी कहाँ-कहाँ पहुँच पाता है, यही है नदियों का वर्गीकरण। अब आप कहोगे कि राजस्थान की कुछ नदियों का पानी तो गुजरात से होकर अरब सागर में चला जाता है, तो एक वर्गीकरण तो ये हो गया। आप कहोगे कि राजस्थान की नदियों का पानी चंबल में होते हुए, यमुना में होते हुए, गंगा में मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, दूसरा वर्गीकरण ये हो गया। आप कहोगे कि राजस्थान में ऐसी नदियाँ भी मिलती है हमको, जो कुछ देर बाद कुछ समय तो दिखाई देती है, कुछ देर बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई नदी भी थी। तो ये एक वर्गीकरण ये हो गया। तो 3 प्रकार के जो वर्गीकरण देखने को मिलते हैं ना, वो इसी प्रकार होते हैं। इनकी सिंपल सी डेफिनिशन यही होती है। तो हम लिख देते हैं नदियाँ। बात करते हैं राजस्थान की नदियों को लेकर। राजस्थान की नदियाँ कितने प्रकार से मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? सिर्फ राजस्थान की छोड़ो, चलो कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो देखो, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि पानी का यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। एक तो वो वाष्पीकरण हो सकता है, दूसरा उसको बहाया जा सकता है, तीसरा उसको जमाया जा सकता है और चौथा ज़मीन के अंदर उसको ले जाया जा सकता है, मतलब भूजल भूमिगत, ठीक है? तो ये 4 स्थितियाँ ही पानी को लेकर बनाई जा सकती है और इन्हीं 4 स्थितियों को ही तो हम वर्गीकरण कहेंगे ना। तो राजस्थान में 3 ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में जो बादल बनते हैं वो लगभग 2000 की ऊँचाई के बाद अगर कोई बादल बन रहा है, तो राजस्थान में वो स्थिति मिलती ही नहीं है। वो हमको हिमालय में मिलती है। तो चौथी स्थिति जो ग्लेशियर पिघलने के बाद जो नदियाँ बनती है ना, वो स्थिति हमको हिमालय में मिलती है, राजस्थान में नहीं। तो राजस्थान में हम मुख्य रूप से 3 भागों में ही वर्गीकरण कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी। पहला जो हमारा भाग होगा नदियों को लेकर, वो है अरब सागर। ध्यान से सुनना, अरब सागर। दूसरा हमारा जो है वो है आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह। और तीसरा जो हमको मिलता है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। अब देखना यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में आंतरिक प्रवाह की नदियां और बंगाल खाड़ी, ये 3 तरह के वर्गीकरण हम राजस्थान में कर सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राजस्थान की जो नदियां हैं वो कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में जाती है, ठीक है, अरब सागर में मिल जाती है। तो राजस्थान के अंदर हम देखो, अगली क्लासों में वैसे भी हम मैप बना के बात करने वाले हैं। हमको राजस्थान में अरावली की स्थिति इस प्रकार दिखती है, ठीक है, बीचों बीच अरावली की स्थिति थी। तो इस तरफ जो भी नदियां होगी वो सारी नदियां किस में जाके मिलेगी? तो अरब सागर में जाके मिलेगी, या फिर वो नदियां रास्ते में ही लुप्त हो जाएगी। और इधर जो हमको नदियां मिलेगी वो किसकी नदियां मिलेगी? तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, जैसे कि बनास हो जाएगी, ठीक है, बनास हो जाएगी, बाणगंगा हो जाएगी और हाँ, चंबल हो जाएगी, काली सिंध हो जाएगी, पार्वती, ये सहायक नदियां हैं एक दूसरे की। तो ये जो भी नदियां हैं ना, जिनका पानी चंबल में जाता है और चंबल के द्वारा फिर वो यमुना में चला जाता है, यमुना में गंगा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। और इधर अरब सागर की जो नदियां हैं उसमें लूनी नदी मिल जाएगी, माही मिल जाएगी, पार्वती मिल जाएगी।
तो ऐसी जो भी नदियाँ हैं ना, वो नदियाँ कौन सी होगी? अरब सागर में बहने वाली नदियाँ होगी, गिरने वाली नदियाँ होगी। दूसरी होगी, अब कुछ नदियाँ होती है, रूपारेल होगी, कांतली होगी, काकनी होगी, ऐसी जो नदियाँ होती है ना, ये जमीन के अंदर ही लुप्त हो जाती है, या फिर कभी झील में हमको दिखती है, या झरने के रूप में हमको दिखती है, या छोटे नाले के रूप में हमको दिखती है, बाकी वो दिखती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हमारे सामने बनती है। अब हम आंकड़ों को लेकर बात करें ना, यहाँ पे आंकड़ों को लेकर अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था कि अफवा तंत्र क्या होता है, तो समझना है यहाँ पे। राजस्थान के अंदर हमको कैसा अफवा देखने को मिलता है? तो हमको सतही अफवा देखने को मिलता है, सतही अफवा। ये क्वेश्चन था जो कमेंट में पूछा गया था। अब देखना सतही अफवा क्या होता है। जो मतलब कि आपके घर के अंदर नाली है, उस नाली के का पानी बाहर जाएगा, फिर बाहर जाके किस में मिलेगा? तो एक बड़ी नाली होगी, उसमें मिलेगा। उसका पानी या तो सीवरेज में मिलेगा या फिर नाले में मिलेगा। उसका पानी फिर नदी में मिलेगा, फिर नदी में मिलेगा, फिर नदी में मिलेगा, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगा। तो जो प्रोसेस चल रही है ना, इसी को कहते हैं सतही अफवाह। मतलब कि अफवाह तंत्र जो बहाव प्रवाह हो रहा है ना पानी का, नदी के रूप में, नाले के रूप में, तो इस सारी स्थितियों को मिलाकर, इन सारी जलधाराओं को मिलाकर जो डेफिनेशन बनती है, वही डेफिनेशन क्या कहलाती है? अफवाह तंत्र कहलाती है। और राजस्थान में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। और 3 भाग कौन कौन से हैं? तो ये तीनों भाग हमारे सामने हैं। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं हम कि आंकड़े क्या कहते हैं इन नदियों को लेकर। काफी अरब सागर की अगर बात करें, तो अरब सागर के अंदर 16 या 17% पानी, ठीक है, राजस्थान का जाता है। राजस्थान का 16 या 17% पानी कहाँ पे? अरब सागर में जाता है नदियों के द्वारा। और बंगाल की खाड़ी में 23 से 24% पानी जाता है। और बाकी आंतरिक प्रवाह में 60% भी मिलता है हमको, 60.50% भी मिलता है, और 60.18% भी मिलता है। ठीक है, तो मजबूती दो आंकड़ों की हो रही है, एक तो इसकी और एक इसकी। तो हम मोटे तौर पर 60% ही सही मानते हैं। ठीक है, 60% ही मानते हैं। तो आंतरिक प्रवाह का कितना क्षेत्र है? 60%। अरब सागर में 16-17% जाता है, और बंगाल की खाड़ी में 23-24% जाता है। ठीक है, ये स्थिति हमारे सामने बनती है। भारत के संदर्भ में पूछ लिया जा सकता है हमसे कि भारत के संदर्भ में राजस्थान में कितना जल है। तो सतही जल की अगर बात करेंगे तो 1.16% है। 1.16%, मतलब कि भारत के कुल 100% का 1.16% जल कहाँ पे है? तो राजस्थान के अंदर है। सतही जल है, ध्यान रखना, सतही जल है ये, मतलब कि दिखने वाला पानी है। ठीक है, जो दिख रहा है ना पानी बहता हुआ, वो है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो कितना हो सकता है? तो 1.72%, यह है भूजल। भूजल, ठीक है, 1.72% क्या है? भूजल है। उसके बाद देखना, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 87%, लिखते हुए चलना है इनको, राजस्थान का लगभग 87% पानी जो है वो पीने के लिए, ठीक है, पीने के लिए। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि 87% पानी राजस्थान में पीने के लिए कहाँ से आ रहा है? वो पानी आंतरिक प्रवाह से आ रहा है। मतलब कि भूमि के अंदर से जो पानी निकाला जा रहा है ना, उसका वही पानी हम 87% पानी वो पी रहे हैं, और बाकी 13% पानी हम ये पी रहे हैं। ठीक है, जो नदियों का पानी है वो काफी कम यूज कर रहे हैं पीने के लिए, बल्कि हम जो जमीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है वो ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्थिति और आती है, एक दिक्कत हमारे सामने आती है कि हम 150% पानी यूज कर रहे हैं। 150% पानी यूज कर रहे हैं, मतलब कि 100% बारिश होती है ना, तुम 100% से ज्यादा 150% पानी यूज कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? हमारे सामने की जो हमारा भूजल का स्तर है ना, वो गिरता हुआ जा रहा है। भूजल का स्तर हमेशा गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखना आप, ये बात करते हैं, मतलब कि 50% से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। अगर हम बात करें 60%, 60% पानी हम राजस्थान के अंदर क्या कर रहे हैं? सिंचाई के लिए यूज कर रहे हैं, सिंचाई के लिए। ठीक है, यूज कर रहे हैं कौन सा? यही आंतरिक प्रवाह का पानी। मतलब राजस्थान के अंदर टोटल 100% में से 60% पानी सिंचाई के लिए कहाँ से आ रहा है हमारे लिए? तो जमीन के अंदर से आ रहा है। ये ट्यूबवेल हो गए, ठीक है, इस तरह की स्थितियां जो बन रही है, उसके कुएं खोद देने, बड़े बड़े कुएं, तो उसके अंदर जो हीर आती है, आप हम देखते हैं ना, वो सारी चीजों से जो पानी निकाला जा रहा है, लगभग 60% पानी सिंचाई के लिए हम भूमि के अंदर से निकाल रहे हैं। ये जो कुछ आंकड़े थे वर्गीकरण को लेकर, और जो राजस्थान में नदियों की जो डेफिनेशन होती है उनको लेकर ये थी। ठीक है, राजस्थान की नदियां काफी आलसी नहीं लग रही आपको, है ना? अब यहाँ पे इनको देखने के बाद एक स्थिति और बनती है, वो देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक स्थिति हमारे सामने और बनती है, और वो स्थिति है जल विभाजक को लेकर। ठीक है, इन तीनों की नदियों के द्वारा एक स्थिति बनेगी, जल विभाजक। तो एक मोटे तौर पर हम कह देते हैं कि अरावली पर्वतमाला ऐसी है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, या वो जल विभाजक रेखा के रूप में काम करती है। लेकिन ध्यान रखना एक बात, जैसे कि मान लो कि ये नदी है बनास नदी, ये नदी है चंबल नदी, ठीक है, और यहाँ पे बाणगंगा नदी है, और यहाँ पे माही नदी है।
इस तरह की स्थिति बनती है। समझना, इसको ध्यान रखना। 4 नदियाँ हमारे सामने है। अब यहाँ पे जो पानी लेके आ रही है ना, इसकी सहायक नदियाँ बनास के अंदर, ठीक है? और यहाँ पे बाणगंगा के अंदर जो सहायक नदियाँ पानी लेके आ रही है। तो ये जो बीच में जो स्थिति बन रही है ना, ये स्थिति होती है जल विभाजक रेखा की। तो राजस्थान के अंदर हर नदी और एक उसके साथ दूसरी नदी, सहायक नदियों को छोड़ दो, मुख्य नदियों की बात कर रहा हूँ, एक नदी और दूसरी, दो मुख्य नदियों के बीच में जल विभाजक रेखा होएगी, ठीक है? जल, उन दोनों नदियों के बीच में जल विभाजक रेखा हमेशा रहेगी। तभी तो पानी एक नदी का उस तरफ जाएगा, दूसरी नदी का पानी उस तरफ जाएगा। अगर जल विभाजक रेखा नहीं होगी ना, तो वो नदी आपस में मिल जाएगी, ठीक है? तो हर नदी के बीच में एक जल विभाजक रेखा होती है, हमको उसको भी, उसकी भी बात करनी है। अरावली पर्वतमाला तो काफी बड़ी है, तो हाँ, वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों की, दोनों नदियों को बांटने का काम करती है। लेकिन चंबल नदी को बनास नदी, फिर माही नदी, फिर बाणगंगा नदी, उधर लूणी नदी, तो ऐसी बड़ी बड़ी और मुख्य नदियां हैं ना, इनके लिए भी कोई जल विभाजक रेखा होती है, उनकी भी हमको बात करनी है। तो समझ गए ना कि इनके बीच में जो बॉर्डर है ना, यही जल विभाजक रेखा है, तो इनकी भी हमको बात करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास कैसी लगी, और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन पूछिए, जितने पूछ सकते हो क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछोगे तो शानदार रहेगा आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।